शाम तक सोच सोच कर भी अंजलि इस फैसले पर नहीं पहुंच पाई कि देवयानी द्वारा दिया गया परामर्श वह मान ही ले। हाँ, उसने विवेक से भेंट के लिए खुद को जरूर तैयार कर लिया था। उसे इंतजार था तो केवल देवयानी के फोन का। लेकिन देवयानी का फोन जब बड़ी देर तक नहीं आया तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। वो स्वयं उसे फोन करना नहीं चाहती थी। रात भर न चैन से वो सो सकी, न ढंग से खाना खाया, न रात का लिबास बदला। मानसिक थकान से कहीं तीसरे पहर में उसे नींद आ गई। फिर अचानक सुबह ही टेलीफोन की घंटी सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसका दिल बहुत जोर से धड़का। जरूर देवयानी का ही फोन होगा, उसने सोचा और झपट कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो रिसीवर कान से लगाकर बोली। बहुरानी है। दूसरी ओर से मंगली की आवाज आई। इस बार अंजलि के दिल पर धक्का लगा। मंगली काका, उसने थूक निगलकर कहा। हाँ बहुरानी, मैं ही हूँ। क्या हुआ काका? बहुरानी, ईश्वर की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। काका, अंजलि सिर से पांव तक कांप गई। बहुरानी कहते कहते मंगली की आवाज भी कांप गई। काका, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए ना। छोटे मालिक नहीं रहे। कहते कहते मंगली रो पड़ा। अंजलि सन्नाटे में खड़ी रह गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे पत्थर की बना दिया हो। उनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। मगर ऑपरेशन के बीच में ही वो हम सबको छोड़कर चले गए। मंगली ने रोते हुए रिसीवर रख दिया। अंजलि कुछ देर स्थिर खड़ी रही, फिर उसके बेजान हाथों से रिसीवर गिर गया। उसकी कल्पना में केवल महेश का चेहरा घूम रहा था, वही महेश जो जीवन भर मौत के बीच झूला झूलता हुआ उसका दूल्हा बना था। विवेक ने नहा धोकर कपड़े पहने, फिर सबसे पहले दीवार पर लगे कैलेंडर पर एक और तारीख काटी और गिनने लगा कि कितने दिन निकल गए हैं। रीमा देवी ने सामने नाश्ता लगते हुए कहा, ये सब क्या करता है तू? तू नहीं समझेगी माँ, मुझसे अधिक तुझे और कौन समझेगा पागल। अरे अपन को अपन ही नहीं समझा तो तू क्या समझेगी? बहू कल रात से कहाँ गई है? बहू होगी इधर कहीं, अपन को क्या मालूम। अरे तुझे अपनी पत्नी के बारे में नहीं मालूम? देख माँ, तू इसको अपन की पत्नी नहीं बोलने का, तो क्या बोला जाए उसे? अपन को नहीं मालूम। नाश्ता करके वो उठकर खड़ा हो गया। फाइल और चंद पुस्तकें संभाल कर गुनगुनाता हुआ आईने में देखकर अपने बाल संवार कर बाहर निकल आया। फिर दरवाजे से लौटकर माँ के चरण स्पर्श किए और फिर बाहर निकल आया। माँ ने पीछे से कहा, अरे बहू के घर फोन करके मालूम कर लेना। विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया। गली से बाहर आया तो सामने देवयानी की कार खड़ी थी। विवेक ने बुरा सा मुंह बनाया और बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगा तो देवयानी कार बीच में ले आई। विवेक ने गुस्से में उसे घूर कर कहा, काहे को काली बिल्ली की तरह रास्ता काटती है? मेरे साथ बैठो, तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। काहे को खाली पीली बॉम्ब मारे ली है? अंजलि विधवा हो गई है। तो अपन को क्या? उसने लापरवाही से कहा, फिर चौंक कर जोर से उछला। क्या कहा? अंजलि विधवा हो गई? मतलब महेश निकल गया? वो बेचारा मर गया, तुम्हारा जिगरी दोस्त था, इतना तो ख्याल करो। विवेक झपट कर कार में बैठ गया और कार चल पड़ी। विवेक ने बेचैनी से पहलू बदलकर नम्र स्वर में पूछा, तेरे को कैसे पता लगा? मैं अंजलि की सहेली हूँ, उसके नौकर ने मुझे फोन किया था। ओह गॉड, अपन अगर बादशाह होता तो पूरा टेलीफोन विभाग तुझे इनाम में दे देता, मगर अभी मैं जिंदा हूँ तो अपन को क्या फर्क पड़ता है। अरे जब महेश फूट लिया तो तेरे को भी एक न एक दिन परमिट मिलेगा ही। तुम्हारे हाथ की रेखाओं में यही लिखा है ना कि तुम्हारी पहली पत्नी मर जाएगी एकदम, मगर मेरी उम्र की रेखा बहुत लंबी है। विवेक हंस पड़ा। 1000 बरस जिएगी, मैं पूरे 55 बरस की उम्र में मरूंगी, मतलब 30 साल बाद तुम्हारी पहली बीवी मरेगी। तो क्या बुढ़ापे में अंजलि से शादी करोगे? अरे तेरे को कौन बोला कि तेरी उम्र 55 बरस होगी? मैंने एक ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाई थी। तेरे को भी हाथ की रेखाओं पर विश्वास हो गया है? हाँ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। इन ज्योतिषियों के पास मौत को टालने के उपाय भी तो होते हैं। तो क्या उपाय बताया वो ज्योतिषी? अगर तुम मेरे जीवन में ही दूसरी शादी कर लो तो मेरी जीवन लेखा लंबी हो सकती है। लाख जप करने के लिए 50,000 रुपयों की दक्षिणा भी देनी पड़ी।
विवेक हंस पड़ा। ठीक है, तू मेरे से तलाक ले ले। अभी मैं तलाक भी नहीं ले सकती। क्यों? मेरी मम्मी को अगले चुनाव में एमएलए के लिए खड़ा होने हैं। तेरी मम्मी साली है ही इसी काबिल। साली को राजनीति में ही जाने को है। देखो, मेरी सामने मेरी माँ को बुरा मत कहो। अपन नहीं सुनने का इलेक्शन विलेक्शन की बात। इससे तलाक नहीं रुक जाने का, और तलाक रुक गया तो अब मैं दूसरी शादी नहीं करने को रुक सकता। तेरे मरने तक वेट भी नहीं करेगा। लेकिन अगर पहली वाइफ अपनी खुशी से अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाज़त दे दे तो? क्या बोला? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। तुम मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे, इसीलिए अगर मैं भी तुम्हारी पत्नी रहूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अपन को फर्क अब भी क्या पड़ता है। अपन दोनों को एक साथ नहीं रखेगा। देवयानी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगी। तो फिर ठीक है, अपन अंजलि से शादी कर लेगा। अगर तुम्हें अंजलि से शादी करनी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, वरना फिर तुम्हारी शादी 10 साल बाद होगी। अरे पागल हो गई है क्या? अभी अभी तो तू खबर देती है कि अंजलि विधवा हो गई। अपन उससे 24 घंटे के अंदर कैसे शादी कर सकते हैं? अंजू अपन की प्रेमिका है, दुनिया वाले उसे क्या बोलेंगे? फिर अपन खुद भी कैसे ऐसे बोल सकता है? फिर तो तुम्हें 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? अरे तू लिखित इजाजत दे देगी तो अपन जब चाहे शादी बना लेगा। अगर तुमने 2 दिन से 1 मिनट भी अधिक लिया तो तुम्हारी माँ का देहांत हो जाएगा। उल्लू की पट्टी। विवेक ने अचानक देवयानी का गला पकड़ लिया। साली, अपन तेरे को खलास ही कर देगा। देवयानी ने हड़बड़ाकर साइड लेकर गाड़ी रोकी और भिची भिची आवाज में कहा, अरे क्या कर रहे हो? साली अपन की माँ के बारे में ऐसा बोलेगी तो अपन कच्चा चबा जाएगा। अपन की माँ के लिए तो अपन अभी भी जान देने को तैयार हैं। विवेक उसको छोड़कर अपनी फाइल और पुस्तकें उठाने लगा तो देवयानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे सुनो तो सही, यह बात मैंने नहीं कही, उस ज्योतिषी ने कही है जिसको मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई थी। साली, अपन की कुंडली तेरे पास कैसे है? ज्योतिषी की बात पर मुझे विश्वास नहीं आया था। मैं संदूक से छुपाकर निकालकर एक और बड़े ज्योतिषी के पास ले गई थी। अबे चोर कहीं की, अगर मैं ये चोरी ना करती तो तुम्हारे भाग्य की यह चेतावनी तुम्हें कैसे देती? कौन सा ज्योतिषी है वो? ले चल मुझे उसके पास। ठीक है, चलो। देवयानी ने इंजन स्टार्ट किया और कार चल पड़ी। विवेक ने ज्योतिषी को बड़े ध्यान से देखा और पूछा, क्या ये औरत सच बोल रही है? बच्चा, अपनी ब्याहता पत्नी के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलते, ऐसी की तैसी। अपन को जवाब देन। हाँ बच्चा, ये सत्य है कि तुम्हारी जन्म कुंडली में दूसरी शादी लिखी है, लेकिन लेखनी और ग्रहों के अनुसार दूसरी शादी अब से 24 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अगर ये शादी विधवा स्त्री से होनी है तो उसके विधवा होने के 24 घंटे के अंदर संपन्न हो जानी चाहिए, वरना 10 साल तक तुम्हारे जीवन का महाकाल समय है और इसका प्रभाव तुम्हारी माता पर होगा। तुम उनकी छाया से वंचित हो जाओगे। पर पंडित, जिस लड़की से अपन शादी बनाना मांगता है वो तो अभी कल ही विधवा हुई है। बच्चा, अपन का काम केवल यह बताना है जो कुंडली में लिखा है। कोई उपाय तो होगा ही। हाँ, किसी दूसरी कन्या से विवाह कर लो। नहीं, अपन उसी से करेगा। ये सोचना तुम्हारा काम है। विवेक देवयानी के साथ बाहर आ गया। उसके चेहरे से गहरी परेशानी झलक रही थी। अब क्या होगा? उसने देवयानी से पूछा। तुमसे बहुत सारी लड़कियां शादी को तैयार हैं। कदापि नहीं। तेरे को मालूम है अपन अंजू के सिवा किसी को जीवन साथी नहीं बनाएगा। तो फिर अंजलि से ही शादी कर लो। पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। मुझको हर शर्त स्वीकार है, पर एक शर्त छोड़कर। अपन तेरे साथ कोई कोक शास्त्र नहीं पड़ेगा। मैं ये शर्त नहीं, पहले तुम शादी कर लो फिर बताती हूँ। पर मैं कैसे करेगा शादी? मैं आज ही रात तुम्हारी शादी करा दूंगी अंजलि से। पर मैं अपनी माँ से क्या बोलूँ? एक बहू के होते हुए तो वो दूसरी शादी कभी नहीं मानेगी। माँ को बताने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। एक शादी में तो उनका आशीर्वाद ले ही लिया है। अभी अंजू की शादी की बात भी छुपा कर रखनी है। मैं माँ से कुछ नहीं छुपाऊंगा। उफ, तुम समझते क्यों नहीं विवेक? मैं जानती हूँ तुम माँ के आज्ञाकारी बेटे हो। माँ को कोई धोखा तो नहीं दे रहे। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी करा रही हूँ, फिर बाद में मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विवेक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ओके, अपन रेडी हैं। फिर जैसे मैं बताऊं वैसे ही करना।
आज मेरी मम्मी 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रही है। उनके जाने के बाद घर में मैं अकेली होंगी। तुम 8 और 10 बजे के बीच मेरे बंगले में आ जाना। ओके, आओ तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दूं, फिर मुझे अंजलि के पास जाना है। विवेक उसके साथ कार में बैठ गया और कार चढ़ पड़ी। देवयानी की गाड़ी फाटक पर रुक गई और चौकीदार ने फाटक खोला। 2-4 पड़ोसी जो शोक प्रकट करने आए हुए थे चले गए। देवयानी की गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। बंगले में एकदम सन्नाटा था। एक नौकर पोर्च में खड़े कुछ पड़ोसियों से धीरे से कुछ कह रहा था और वो कार की ओर आ गया और कार रुक गई। नौकर ने जल्दी से पास आकर दरवाजा खोला। देवयानी उतरती हुई दुख भरे स्वर में बोली, क्या ये खबर सही है? नौकर की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, जी मेम साहब, मंगली काका ने टेलीफोन पर बताया था। मेम साहब, वहाँ होश किसे होगा? बड़े मालिक तो पता नहीं किस प्रकार अपने आप को संभाल रहे होंगे। उनके साथ काका ही है, आने की तैयारी कर रहे होंगे। हे भगवान, मैं तो रास्ते भर प्रार्थना करती आई थी कि ये खबर झूठी हो। मन को तसल्ली देने वाली बात है मेम साहब। सच बात तो ये है कि एक न एक दिन ऐसा होना ही था। होने को कौन रोक सकता है? अब तो यह सोचकर ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बहू के सुहाग की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि इतना बड़ा दुख सहना पड़ा। अंजलि कहाँ है? ऊपर अपने बेडरूम में। जब से ये अशुभ खबर आई है वो बाहर ही नहीं निकली। हम लोग पड़ोस से आने वालों को उनके पास नहीं जाने दे रहे। ये तुम लोग अच्छा कर रहे हो। इतने में अंदर हॉल में टेलीफोन की घंटी बजी। नौकर जल्दी से मुड़ता हुआ बोला, जरूर दिल्ली से ही फोन होगा। देवयानी पीछे पीछे अंदर आ गई। नौकर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं मंगली बोल रहा हूँ। बड़े मालिक की हालत बहुत खराब है। हवाई जहाज में जगह मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। सब लाने के लिए आसानी से जहाज नहीं मिलते। कब तक आना होगा? कल या परसों या 2-1 दिन आगे भी हो सकता है। फिर दूसरी ओर से डिस्कनेक्ट हो गया। नौकर ने रिसीवर रखकर देवयानी को उधर की स्थिति बता दी। देवयानी ने कहा, मैं अंजलि के पास ही हूँ। जब तक दिल्ली से वो लोग नहीं आ जाते तुम किसी को भी अंजलि के पास मत आने देना। खाने पीने को भी फोन करूं तभी लाना। नौकर चला गया। देवयानी ऊपर आई। अंजलि का दरवाजा अंदर से बंद था। देवयानी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक देकर पुकारा, अंजू, मैं हूँ देवयानी। दरवाजा खुल गया। देवयानी अंजलि को ध्यान से देखती हुई पीछे हटी। देवयानी ने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और अंजलि की ओर मुड़ी, जिसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उसकी आंखें लाल थी। तूने ही फोन किया था ना? देवयानी ने धीरे से पूछा। हाँ, आज मुझे तेरी बहुत जरूरत थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं आया था। विश्वास करने को तो मेरा भी जी नहीं चाह रहा। अभी अभी मंगली काका ने फिर फोन किया था। क्या कहा उन्होंने? 2-3 दिन से पहले प्लेन में जगह नहीं मिल सकेगी सब के लिए। ओ गॉड, तुझे बहुत दुख है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी कल्पना में महेश उभरता है। कॉलेज का साथ याद आता है। उसके साथ लगना, सुहाग रात, सब कुछ याद आते हैं। ऐसा लगता रहता है जैसे मुझे दुख नहीं बल्कि इस बात पर दया आ रही है कि उसे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। डॉक्टरों ने तो 6 महीने का समय बताया था। शायद इसीलिए ना कि तूने उसे कभी दिल से प्यार किया था, ना दिल से अपना पति ही स्वीकार किया था। तुझे तो कुछ दुख है, वो मानवता के नाते है, क्योंकि प्यार तू अब भी विवेक से ही करती है। हाँ, शायद इसीलिए। महेश से तेरी शादी नहीं थी, एक समझौता था। ये बात तो तुझे भी मालूम थी और महेश को भी कि वो मर जाएगा। अगर विवेक को ज्योतिषी ने वो सब ना बताया होता तो तेरी शादी विवेक से ही हो गई होती। हाँ, इसीलिए मैं शोक व्यक्त करने वालों से भी कतरा रही हूँ कि कहीं मेरा चेहरा देखकर वो लोग कोई बात ना बनाए। अंकल कहाँ हैं? वो भी कलकत्ता गए हुए हैं, वरना अब तक वो दिल्ली पहुँच गए होते। तो फिर अब तू विवेक से शादी करेगी? तूने तो वचन दिया है ना कि तू विवेक को छोड़ देगी। मैं तो आज भी छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि विवेक की पहली पत्नी होने के नाते मैं मर जाऊंगी। मगर अब शायद जीवन भर के लिए विवेक को एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि विवेक तुझसे शादी करेगा ही नहीं। ये क्या कह रही है तू? तू तो जानती ही है कि विवेक को भगवान के लेख पर कितना विश्वास है। फिर महेश की मौत की खबर सुनकर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। मगर उसकी मेरी शादी में रुकावट है। मैं तो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। तू क्या समझती है, विवेक तुझे प्यार नहीं करता?
वो तो तुझसे बढ़कर पागल हो रहा है तेरे प्यार में, मगर वो माँ की जुदाई भी सहन नहीं कर सकता। ठीक है, अंजलि ने धीरे से कहा, मैं दुनिया के दिखावे के लिए उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ, मगर थोड़ा तो लोक लाज के लिए पर्दा रखना ही पड़ेगा। तू अगर तैयार है तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। दिन निकलने से बहुत पहले वापस अपने घर भी आ जाएगी। अंजलि केवल सिर हिलाकर रह गई।